Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 14th March. So first let's see the questions for today. First is what is Swachh Manch platform under the Swachh Bharat mission? Second is आपको ये मोबाइल एप्लीकेशंस बतानी है काय के लिए and who launched them. फर्स्ट इज निर्यात मित्र, सेकंड इज खान प्रहरी एंड थर्ड इज रीयूनाइट. ठीक है, किसने लॉन्च किया और ये एप्लीकेशन किस लिए है. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वर कॉपर डॉग एंड कॉपर बर्ड फाउंड इन आईवीसी. क्या है आईवीसी? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है. तो कहाँ पे कॉपर का डॉग और बर्ड मिले थे. नेक्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन मी द टर्म्स. फर्स्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी एंड सेकंड इज कार्बन डेटिंग. ठीक है, अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं. फर्स्ट इज अबाउट वेस्ट नाइल वायरस. तो न्यूज़ ये थी कि हेल्थ मिनिस्ट्री टेक स्टॉक ऑफ द पब्लिक हेल्थ मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वेस्ट नाइल वायरस. तो एक्चुअली में केरला में एक 7 साल का बच्चा मिला है जिसको ये वेस्ट नाइल वायरस उसमें डिटेक्ट किया गया है. तो इसीलिए पहला ही केस मिला है और इसके लिए मेजर्स अब लिए जा रहे हैं. सो वेस्ट नाइल वायरस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ इन द कॉन्टिनेंटल यूएस. तो ये खासकर जो ये बीमारी है कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती है. और किस वजह से होती है? मॉस्किटो बाइट से होती है. और इट इज़ मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो. तो ये वायरस जो होता है वो मॉस्किटो के सलाइवा के थ्रू ही ट्रैवल करता है और जैसे वो बाइट करे तो वो फैल जाता है. और इसके जो केसेस होते हैं वो जनरली मॉस्किटो सीजन में होते हैं जो कि समर में होता है एंड कंटिन्यूस थ्रू फॉल. ओके, तो ये पूरा फॉल वगैरह और ये जो सीजन है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअली में यूएस में सीजन्स होते हैं. और ये बीमारी भी जो है ये मेनली यूएस में ही पाई जाती है. और इसके अभी तक कोई भी वैक्सीन्स नहीं है और या इसको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता है, मेडिकेशंस भी नहीं है. पहली बार ये जो वेस्ट नाइल वायरस मिला था इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अ वुमन इन द वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा. ठीक है, तो इसका नाम ये क्यों पड़ा है? क्योंकि युगांडा ज़्यादातर आप ये बीमारियां देखोगे तो अफ्रीका से ही मतलब स्टार्ट हुई हैं. ठीक है, तो ये भी वेस्ट नाइल जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है युगांडा की. 1937 में पहली बार ये वायरस मिला था. और 80% केसेस में ये देखा गया है कि असिम्टोमेटिक रहता है इसका इन्फेक्शन या सिम्टम्स नहीं है होते हैं. और 20% केसेस में इट कैन लीड टू वेस्ट नाइल फीवर और सिवियर वेस्ट नाइल डिजीज़. ठीक है, तो स्टार्टिंग वगैरह जो रहती है वो यही रहती है, हेडेक वगैरह, नॉशियाटिक फील करना, रैशेस वगैरह डेवलप होते हैं. बट ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकती है इन 20% केसेस. सो इट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड डेथ इन पीपल. फाइन. सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है जिसको इंडिजिनसली किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने. इसका अभी तक फॉर्मली कोई नाम नहीं रखा गया है इसलिए पूरा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कह रहे हैं और नाम में ही उसके सारे फीचर्स भी क्लियर हैं. ये याद रखना डीआरडीओ का है और इसमें कई सारे एडवांस्ड फीचर्स डाले गए हैं जैसे इमेजिंग इंफ्रारेड रडार सीकर विथ इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स. एवियोनिक्स क्या होता है? जब आप एविएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, तो दैट इज़ एवियोनिक्स. ओके, और ये बेस्ट है उसकी क्लास में इन द वर्ल्ड. एंड अभी हमारी जो इंडियन आर्मी में है उनको ये रिप्लेस कर देगा. अभी कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रेंच ओरिजिन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है मिलन. तो याद रखना मिलन क्या है? फ्रेंच ओरिजिन का है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. और दूसरा उसी तरीके से सोवियत का है सेमी ऑटोमेटिक वायर गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है कॉन्कर. ठीक है, तो कॉन्कर और मिलन अभी यूज़ किए जा रहे हैं. अब ये उनको रिप्लेस करेगा. एंड ये मेक इन इंडिया में बहुत मेजर बूस्ट की तरह कंसिडर किया जा रहा है. और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 2.5 किलोमीटर की, 2.5 किलोमीटर. एंड इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम शोल्डर और इट कैन बी यूज ड्यूरिंग डे एंड नाइट. और इसके अलावा इसमें एक हीट वॉरहेड है. हीट वॉरहेड क्या है? हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड. और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फायर एंड फॉरगेट. फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने एक बार मिसाइल को फायर कर दिया उसके बाद आपको उसको पूरा टारगेट तक गाइड करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब उसमें आपने एक बार टारगेट फीड कर दिया तो ऑटोमेटिकली अपना रूट वगैरह फाइंड कर लेता है. दैट इज़ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल. तो ये सारे फीचर्स इसके याद रखना है. इसके अलावा इसको स्टेशनरी और मूविंग टारगेट्स दोनों के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है. और इंडियन आर्मी ने इससे पहले जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग डेवलप
डेवलप किया है और जो उसकी अभी आर्सेनल में है, बट इसके साथ में दिक्कत ये है कि पोर्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से इसकी मतलब जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, और डिमांड्स के अनुसार ही ये मैन पोर्टेबल वाला मिसाइल बनाया गया है। थर्ड न्यूज़ इज अबाउट द फर्स्ट वर्कशॉप ऑन इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम हेल्ड। तो ये किसने रखी थी? इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, IEMF, ये नीति आयोग और यूसेट यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और ये एक प्लेटफॉर्म था फॉर लीडिंग एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स, जो इम्पोर्टेंट एनर्जी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको स्टडी करने के लिए, और उसी तरीके की मॉडलिंग और एनालिसिस को इंड्यूस करने के लिए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इसमें जो डेलिब्रेशंस हुए वो खासकर क्योंकि इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है, इसलिए ये इस बात पे ज़्यादा गौर किया गया था कि इंडिया की सिटीज़ जिस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं और इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे इवॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो किस तरीके का कोई भी इंडिया सेंट्रिक मॉडल बनाया जाना चाहिए। ओके, और इसके अलावा इसमें फोकस रूरल अर्बन डिवाइड को भी ब्रिज करने पे रखा गया था, एंड फैक्टरिंग इन एनर्जी प्रेशर्स फ्रॉम द इनफॉर्मल इकोनॉमी विद इन मॉडल्स। तो इंडिया में वैसे भी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी प्रेशर होता है, और इसके अलावा जो रूरल अर्बन डिवाइड है इसको कैसे ब्रिज किया जाए, यानी पूरा का पूरा आप देखोगे कि इंडिया सेंट्रिक था। ओके, मेन याद रखना नीति आयोग और US8 का इनिशिएटिव था ये। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अब क्या है, लोकसभा पोल्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालोगे जो कि मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस को इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो अब ट्विटर ने कुछ ऐसा कुछ डाला होगा वो कंटेंट वगैरह, तो अभी उनको वार्निंग दी गई है कि सेक्शन 69A के तहत अगर उन्होंने कंटेंट अपना नहीं रिमूव किया तो उनको जेल वगैरह हो सकती है वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को। ओके, अब इस सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ऑल्दो इट हैज़ बीन डिस्कस्ड मैनी टाइम्स इन योर हिंदू एनालिसिस, एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन 69A पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, याद रखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि आप ऐसे डायरेक्शंस इशू कर सकते हो जिससे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कंटेंट को ब्लॉक कर सको। ओके, और इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्वियस सी बात है किस चीज़ के लिए, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी की बात हो गई, डिफेंस हो गए, फॉरेन स्टेट से रिलेशंस हो गए, तो इन सब केसेस में सेक्शन 69A के तहत आप कंटेंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हो, या फिर मतलब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, लोगों के अंदर इंसाइटमेंट वायलेंस वाली भावना ना जगे, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए भी ब्लॉक किया जा सकता है कंटेंट। एंड सेकेंड दैट इंटरमीडियरीज जो इस डायरेक्शन को अगर नहीं कंप्लाई करते, दे फेल टू कंप्लाई, तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है। तो वही बात अभी ट्विटर के साथ में भी हुई है, तो इनको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ओके, नाउ फिफ्थ न्यूज़ इज अबाउट यंग ग्लोबल लीडर्स 2019। तो ये फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स है, और ये फोरम किसकी फाउंडेशन है? ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फाउंडेशन है। तो इन्हीं ने ये रिलीज़ किया है यंग ग्लोबल लीडर्स 2019। तो जो लीडर्स मतलब अंडर 40 years की एज के हैं उनकी लिस्ट रिलीज़ की गई है, एंड दोज इंडिविजुअल्स विथ ग्रेट फोरसाइट एंड पोटेंशियल टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ग्लोबल लीडर, तो ऐसा फोरसाइट और पोटेंशियल हो कि वर्ल्ड के स्टेट को इम्प्रूव कर पाए, ऐसे 2019 के लिए है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि 6 इंडियंस हैं, उनके मैंने नाम नहीं बताए, दे रेंज फ्रॉम मिनिस्टर्स टू ब्यूरोक्रेट्स टू वेरियस फाउंडर्स एंड ऑल, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं इस लिस्ट में। ओके, और ये जो लिस्ट है ये रिफ्लेक्ट करती है ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इनोवेट टू promote the public interest and value authentic exchanges towards public private
कोऑपरेशन। और ये जो यंग ग्लोबल लीडर्स हैं अब ये पार्टिसिपेट करेंगे इन दी एनुअल मीटिंग ऑफ द न्यू चैम्पियंस, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2007 में, और इसको इनफॉर्मली समर डेवोस कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए जो WEF की मीट होती है वो डेवोस में होती है। डेवोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब दो चीज़ें इसमें, जो बाकी चीज़ें तो खास नहीं है, दो चीज़ें खास याद रखने की ये हैं कि जो फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स है, WEF की फाउंडेशन है जो कि ये यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट पब्लिश करती है। दूसरा ये याद रखना है कि यही पार्टिसिपेट करते हैं एनुअल मीटिंग ऑफ द न्यू चैंपियंस में, और न्यू चैंपियंस भी यदि पूछा जाए तो WEF से रिलेटेड है और उसको इनफॉर्मली समर डेवोस कहा जाता है। फाइन। Now, sixth and the last news is that China blocks listing of Azhar Masood as global terrorist। तो चौथी बार ये हुआ है कि चाइना ने फिर से ब्लॉक कर दिया है। और ये है कौन अजहर मसूद? ये चीफ है ऑफ जैश ए मोहम्मद। और यही ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी फॉर द पुलवामा अटैक विच हैपेंड ऑन 14 फरवरी 2019। और इनको मतलब अभी ये बिड की गई थी कि ग्लोबल टेररिस्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए इन द UNSC 1267 लिस्ट। तो UNSC का एक रेजोल्यूशन था 1267 लिस्ट, जहाँ पे दैट इज़ फॉर पुटिंग द ग्लोबल टेररिस्ट, उनको इस लिस्ट में पूरा रखा जाता है। और इसके तहत एक कमेटी भी इस्टेब्लिश हुई थी, द 1267 एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी। अच्छा, अगर इस लिस्ट में उनको कर दिया जाता है, उनका नाम ऐड कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा? तो पहली बात तो उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि जितने भी उनके फंड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ऑफ द डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़, उनको फ्रीज कर दिया जाए। तो जैश ए मोहम्मद आपको पता होना चाहिए कि उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया गया, लेकिन अजहर मसूद को जो है टेररिस्ट नहीं माना जा रहा है अभी। ओके, और इसी के लिए 3-4 बार अभी बिड हुई है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? ट्रैवल बैन हो जाएगा। तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपनी टेरिटरी से बिल्कुल प्रिवेंट कर देंगी इन डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स को, उनकी एंट्री या फिर वहाँ से निकलने के लिए पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या होगी? आर्म्स एम्बार्गो की जितने भी स्टेट्स हैं उनको वही प्रिवेंट करना पड़ेगा कि उनकी टेरिटरी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्म्स ना सप्लाई किया जाए, ना बेचे जाए, ना उनका ट्रांसफ़र हो, ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ के सिटीजन्स भी हैं वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, दैट इज़ आर्म्स एम्बार्गो। तो ये तीनों चीज़ें होंगी इफ़ द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन इज एडेड इन दिस लिस्ट ऑफ UNSC रेजोल्यूशन 1267। याद रखना UNSC रेजोल्यूशन 1267, और तीनों चीज़ें याद रखना, एसेट्स फ्रीज, ट्रैवल बैन और आर्म्स एम्बार्गो। फाइन। और इससे अभी जो अगर रिस्ट्रिक्शंस होती तो उससे अजहर एक्टिविटीज़ पे बैन लग जाता, और इससे फिर पाकिस्तान के ऊपर भी फोर्स पड़ता कि टू एक्ट अगेंस्ट हिम। ऐसे तो बोल बोल के रह गए हैं पर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और रिपोर्ट्स ने ये भी नोट किया है कि जो चाइना है वो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और जैश ए मोहम्मद के साथ ट्रूस रखने की कोशिश कर रही है बाय ब्लॉकिंग द लिस्ट इन एन अटेम्प्ट टू सिक्योर द CPEC। तो CPEC जो अभी इनका कॉरिडोर में चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है उनके इसके साथ में कुछ डील्स वगैरह हों तो उस एक कॉरिडोर पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि इकोनॉमिकली ऑब्वियस सी बात है कि चाइना पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अगर ये डील, ये CPEC की कुछ कैंसिल होती है क्या, तो इस अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए वो पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। और UNSC में 5 वैसे कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? US, UK, फ्रांस, इन तीनों ने ही ये प्रपोज़ल रखा था, और इसके अलावा चाइना और रशिया है। फाइन। तो चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो अपना वीटो पावर यूज़ करके बार बार इसको ब्लॉक कर रही है कि इनको ऐड ना किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी न्यूज़। प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अनलाइक कर रहे हैं देन गिव मी द रीज़न। और इसके अलावा आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। एंड लाइक वी टोल्ड यू, सम थिंग्स आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, द न्यू इनिशिएटिव्स, सो कीप वेटिंग, विल बी रिलीजिंग देम सून। और जहाँ तक है कि आपका इंडियन ईयरबुक का फर्स्ट लेसन कल ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।